गांव के किनारे जहां जंगल शुरू होता था, वहां एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे काली हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि हवेली में कोई शापित खजाना छुपा है। लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था वहां जाने की। रमेश और उसकी पत्नी सुनैना शहर से इस गांव में आए थे। रमेश एक लेखक था जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था। सुनैना एक फोटोग्राफर थी और उसे पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेने का शौक था। जब उन्हें काली हवेली के बारे में पता चला, तो दोनों ने उत्साहित हो उठे। रमेश को लगा कि यह हवेली उसकी अगली डरावनी कहानी के लिए एकदम सही थी और सुनैना को इसमें कुछ शानदार तस्वीरें लेने का मौका दिखा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, वह रात का साया रहता है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रमेश और सुनैना ने इसे महज अंधविश्वास समझा। हम बस दिन में जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और लौट आएंगे, रमेश ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह दोनों ने अपने बैग पैक किए और हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता घना और सुनसान था। पेड़ों की मोटी छांव में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आसानी से खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल ठंड और भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, जिनमें धूल जमी थी। सीढ़ियां चरमराती थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाट थी। सुनैना ने अपनी कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। रमेश ने अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स लिखे। यह जगह वाकई रहस्यमयी है, उसने कहा। मुझे लगता है मेरी अगली किताब यहीं से शुरू होगी। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीच में एक पुराना दर्पण था, जिसका कांच धुंधला और टूटा हुआ था। सुनैना ने दर्पण की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। ये क्या हुआ? उसने परेशान होकर कहा। रमेश ने कैमरे में देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। शायद बैटरी खत्म हो गई, उसने कहा। हालांकि उसे खुद पर यकीन नहीं था। त- तभी उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ा और साफ। जाओ, यहाँ से जाओ। सुनैना ने रमेश की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम भी तुमने भी सुना ना? उसने पूछा। रमेश ने हामी भरी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शायद हवा का शोर है। चलो और थोड़ा देखते हैं। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। तस्वीरों में एक परिवार था, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटी लड़की। सभी की आंखें अजीब तरह से खाली थी, जैसे वे किसी और दुनिया को देख रहे हो। सुनैना ने तस्वीरों को गौर से देखा। ये लोग कौन है? उसने पूछा। रमेश ने कंधे उचकाए। शायद इस हवेली के पुराने मालिक। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था, लेकिन वह इतने पुराना था कि एक हल्के से धक्के से ही टूट गया। रमेश ने दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर नक्काशी की गई थी। बक्से के ऊपर एक प्रतीक था, जो किसी तांत्रिक चिन्ह जैसा लगता था। ये क्या है? सुनैना ने उत्सुकता से पूछा। रमेश ने बक्से को छुआ और उसे एक ठंडा झटका महसूस हुआ। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, इस बार और तेज। खोलो मत, खोलो मत। आवाज में एक अजीब सा दर्द था। रमेश और सुनैना दोनों डर गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें देखना होगा कि इसमें क्या है। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड से बक्से का ताला तोड़ा।
जैसे ही बक्सा खुला, एक काली धुंध कमरे में फैल गई। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धुंध छठी तो बक्से में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था। रमेश ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक औरत की कहानी थी जिसका नाम मालती था। वह इस हवेली की मालकिन थी। उसने लिखा था कि उसके पति ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था जिसमें उसके पति ने एक अपनी बेटी की बलि दे दी थी। मालती ने इसका विरोध किया लेकिन उसके पति ने उसे भी मार डाला। मालती की आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और वह बक्से में बंद थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस बक्से को खोलेगा उसे रात का साया ले जाएगा। रमेश की आवाज कांप रही थी जब उसने आखिरी लाइन पढ़ी। सुनैना ने डरते हुए कहा, रमेश, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक ठंडी सिरन दौड़ गई और फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई। तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरे हो। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। दर्पण जो पहले धुंधला था अब चमकने लगा। उसमें एक साया दिखाई दिया, एक औरत का जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा भयानक। सुनैना चीख पड़ी और रमेश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा। लेकिन हवेली कैसे जीवित हो उठी थी। सीढ़ियां अपने आप हिलने लगी और दीवारें से खून जैसा लाल द्रव बहने लगा। रमेश और सुनैना मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटा लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्हें पीछे से एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा और वह साया खड़ा था। उसकी मुस्कान भयानक थी और उसकी आंखें में एक अनंत गहराई थी। तुमने मुझे आजाद किया, साया ने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। सुनैना ने रमेश का हाथ पकड़ा और चीखने लगी। रमेश ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और डायरी को आग लगाने की कोशिश की। शायद ये इसे रोक दे, उसने कहा। लेकिन जैसे ही आग लपटे डायरी को छूने लगी, साया और भयानक हो गया। उसने रमेश को हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। सुनैना रोते हुए चिल्लाई, हमें छोड़ दो। लेकिन साये ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी आजादी छीनी थी, अब मैं तुम्हारी आजादी लूंगी। तभी हवेली में अंधेरा छा गया। सुनैना और रमेश की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद था। कुछ हिम्मती लोग हवेली के पास गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, न रमेश, न सुनैना, न ही उनके सामान। बस वही पुराना दर्पण हॉल में खड़ा था, जिसका कांच फिर से धुंधला हो चुका था। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसे दर्पण में दो चेहरे की हल्की सी छवि दिखती, रमेश और सुनैना की, जो अब रात के साये का हिस्सा बन चुके थे। गांव में यह कहानी फैल गई और काली हवेली का डर और बढ़ गया। लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन रात के समय जब चांद आसमान में चमकता था, हवेली से फुसफुसाहट की आवाजें आती थी और जो कोई भी पास से गुजरता उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है, आओ मेरे साथ आओ।